कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में तुम लोग सीखेगा कि एक कंपनी जो पैसा उठा सकता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा उठा सकते हैं। या तो वो इक्विटी से पैसा उठा सकता है, या तो वो प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठा सकता है, मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, या तो वो डिबेंचर से पैसा उठा सकता है, या तो वो लोन ले सकता है, ठीक है, या तो उसका पहले से सेविंग्स अगर कुछ करके रखा है, यानी रिटेन अर्निंग से वो पैसा अपना निकाल सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक कंपनी जो है वो अपना इस 5 जगह से पैसा यूज़ कर सकता है एक कंपनी, लेकिन हर एक जगह से अगर वो यूज़ करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ खर्च आता है। जैसे पहले रिटेन अर्निंग का बात करते हैं। सोचो रिटेन अर्निंग क्या है, अगर कोई भी कंपनी कोई प्रॉफिट कमाया है, उसका कुछ पार्ट इक्विटी वाले लोग को दे दिया और कुछ पार्ट खुद के लिए बचा लिया, तो ये होता है रिटेन अर्निंग, जो वो खुद के लिए बचाया है। लेकिन सोचो ये तो वो प्रॉफिट है जो इक्विटी वाला लोग में बांटा नहीं गया है, यानी एक्चुअली में ये प्रॉफिट किसका है, इक्विटी वाला लोगों का है। तो इक्विटी वाला लोगों का है, बट वो कंपनी खुद यूज करना चाहता है खुद के लिए, तो ये इक्विटी से क्या है, इंटर रिलेटेड, यानी कि इक्विटी शेयर्स वाला लोगों का जितना भी कॉस्ट होगा वही रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट होगा, लेकिन सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट छोड़ के। इक्विटी वाला लोगों का जो होता है, अगर तुम पैसा उठाता है इक्विटी से, तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब कॉस्ट निकालने के लिए इक्विटी वाले लोगों का जो कॉस्ट होता है वो होता है D1 बाई P0 माइनस F प्लस G इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है D1 फॉर डिविडेंड, P0 फॉर मार्केट प्राइस, F फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, G फॉर ग्रोथ एंड इंटू 100 तो ठीक है परसेंटेज में निकालने के लिए। लेकिन यही चीज़ अगर इक्विटी मतलब रिटेन अर्निंग का अगर तुम कॉस्ट निकालेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है D1 बाई P0 प्लस G इंटू 100। सिर्फ इसमें क्या नहीं होता, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि कंपनी इसमें इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करने वाला, कुछ खर्च नहीं आएगा, लेकिन इसमें नया इक्विटी शेयर्स करेगा तो कुछ खर्च आएगा, तो इसलिए इसमें F होता है और इसमें F नहीं होता है, बस यही फ़र्क है। उसके बाद होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अगर तुम प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाता है तो इन लोगों को भी बदले में कुछ डिविडेंड देना पड़ता है, तो इन लोगों को अभी खर्च आता है, इसको बोला जाता है KP। KE मीन्स इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KP मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये KE नहीं, फॉर्मूला सेम होता है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है KR, मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। KP। अब प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंड का रेट होता है, इन लोगों को कोई एक परसेंटेज से डिविडेंड दिया जाता है, तो डिविडेंड का रेट 1 प्लस CDT, यहाँ CDT फॉर टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड D फॉर डिविडेंड। ये याद रखना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में टैक्स दिया है, टैक्स 35%, तो यहाँ पे वो 0 आएगा। तुमको KP निकालने के लिए कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स चाहिए, ठीक है, सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स रहने से नहीं होगा, प्लस RP मीन्स रिडेम्पशन प्रोसीड, माइनस IP मीन्स इशू प्राइस डिवाइडेड बाय लाइफ,
होल डिवाइडेड बाई आर पी प्लस आई पी पे 2 इंटू 100। ये क्या होता है? आरपी मतलब रिडेम्पशन प्रोसीड। अगर मान लो तुम प्रेफरेंस शेयर्स आज इशू कर रहे हो 100 रुपये का और इसका लाइफ 10 साल है और तुम बोल रहे हो आज तुम लोगे कितना 100, लेकिन 10 साल बाद तुम जब वापस करोगे तो इन लोगों को 10% प्रीमियम पे लौटाओगे पैसा, मतलब 10% एक्स्ट्रा लौटाएगा तुम। तो यानी तुम कितना लौटाएगा 110 रुपया, तुम ले कितना रहा 100, लौटाएगा कितना 10% एक्स्ट्रा मतलब 110। तो रिडेम्पशन प्रोसीड मतलब होता है जो लौटाएगा तुम, ठीक है। ये कितना होगा 110। इशू प्राइस मतलब होता है जो तुम्हारे पास पैसा आएगा, मतलब 100 रुपया आज जो आ रहा है 100। लाइफ मतलब तो मालूम ही है जितना साल का डिविडेंड है। आरपी आईपी बता दिए। तो ये वाला फॉर्मूला में पुट करने के बाद जो अमाउंट आएगा परसेंटेज में वो प्रेफरेंस शेयर्स का हो जाएगा। और डिबेंचर का होता है KD, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस T फॉर टैक्स बाई IP इंटू 100 बाई IP इंटू 100। और लोन का होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है। अभी ये जो है वो तो तुम्हारे सारे फॉर्मूला का हम बात कर लिए कि ऐसे ऐसे इन लोगों का कॉस्ट निकाला जाएगा। लेकिन सोचो ये टैक्स का काम कैसे होता है। सरकार एक्चुअली अगर कंपनी कुछ भी खर्च करता है ना, जहाँ से भी पैसा लेता है, टैक्स देने के कारण वो खर्च कुछ हद तक कम हो जाता है, कुछ हद तक कम होता है। कैसे कम होता है देख, तुमको मालूम है कि हम लोग टैक्स पे करते हैं और हम लोग किसका टैक्स पे करते हैं, हम लोग जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं उसका मान लो 30% हम लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट का कितना परसेंट 30% हम लोग टैक्स पे करते हैं। दैट मीन्स प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस एक्सपेंस, जो भी मेरा खर्च है उसका 30%। हम इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सरकार हमसे सेल्स का कितना ले लिया 30%, और तो एक्सपेंस का भी तो कितना लिया 30%। यानी टैक्स के वजह से कुछ हद तक हम लोगों का खर्च भी क्या होता है, कम होता है। ऐसा बात नहीं है कि खर्च कम नहीं होता है। तो ये जो है वे हम लोग सीखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कि कोई भी कंपनी की का सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ से पैसा उठाता है, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मतलब पैसा उठाने का क्या क्या खर्च है। कंपनी कभी भी कोई एक जगह से पैसा नहीं उठाता, कोई एक जगह से नहीं उठाएगा, वो हमेशा क्या करेगा डिफरेंट सोर्सेस यूज़ करेगा। और डिफरेंट सोर्सेस में क्या होगा, इसका कुछ खर्च आएगा, इसका कुछ खर्च आएगा, इसका कुछ खर्च आएगा, तो उसमें हम लोग एवरेज करते हैं और उसको बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो तुम्हारा काम ये है कि तुम इसको पहले फटाफट नोट डाउन कर लेगा, उसके बाद हम लोग आज डिबेंचर पहले करेंगे। लिख लिया, देखो हेडिंग बना लो डिबेंचर। डिबेंचर का कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं KD। इसका होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, बस इतना ही होगा जब तक मुझे डिबेंचर के बारे में कुछ बोलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड issued 1008% डिबेंचर, 1008% डिबेंचर of ₹100 each, of ₹100 each, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट
30%, बस सिर्फ इतना ही दिया। देखो क्वेश्चन में लाइफ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस इतना ही बोला, तो फिर मेरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो कितना पड़ेगा, एक डिबेंचर का सोचो, 1000 डिबेंचर इशू करा मतलब नहीं है, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है 100 का 8% कितना आएगा 8 रुपया, तो इंटरेस्ट की जगह कितना आएगा 8। 1 माइनस टैक्स का रेट है 0.3, तो 0.3, तो ये कितना होगा 7, मतलब 70 होगा शायद 5.6, तो 5.6% इसका आंसर हो जाएगा। के डी कितना आ गया 5.6%, मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 5.6%। उसके बाद दूसरा 8 के बाद क्या लिखना? 8 के बाद ब्रैकेट है ये, हाँ ब्रैकेट के बाद 1 कहाँ से है? फॉर्मूला से 1 तो रहता ही है, टैक्स रेट 30%, 30% में 0.3। 100 से डिवाइड कर देना जो भी टैक्स रेट रहेगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल टू में सेम क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन इतना ही है, बस फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज क्वेश्चन में बोल दिया आईपी मतलब इशू प्राइस इज ₹105, मान लो 105 रुपया, मतलब 5 रुपया प्रीमियम मिल रहा है, इशू प्राइस जो है वो 105 रुपया है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उस केस में फॉर्मूला जो है वो बनेगा के डी इज इक्वल टू, इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा 100 का 8%, 8 रुपया, 1 माइनस 0.3, इशू प्राइस अगर रहा तो डिवाइड हो जाएगा इशू प्राइस से, तो 105 इंटू 100, अगर अकेला इशू प्राइस रहा तो देखो कितना आता है, दैट मीन्स इसका अगर इशू प्राइस रहा तो डिवाइड बाय इशू प्राइस होता है इंटू 100, 5.33, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 5.33। ठीक है 5.33। अब मान लो सेम क्वेश्चन, ठीक है सेम क्वेश्चन है लेकिन ऐसे दिया है, इशू प्राइस 105 मतलब 5 रुपया प्रीमियम, और डिस्काउंट ऑन इशू 1 रुपया, डिस्काउंट ऑन इशू 1 रुपया, उसके बाद पोरोड मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 20%, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 20%, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 20%। इसका मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जो है वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला हम तुमको यहाँ पे लिखे थे, देखो नहीं ये तो छोटा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हाँ प्रेफरेंस शेयर्स का है, बट वो डिवेंचर का भी ऐसा होता है। जब क्वेश्चन में, अच्छा एक बात यहाँ पे नहीं लिखे, लिखो लाइफ 10 ईयर्स, लाइफ 10 ईयर्स, लाइफ 10 ईयर्स। ठीक है, अब देखो के डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, के डी इज इक्वल टू, प्रेफरेंस शेयर्स में यहाँ पे क्या होता है डिविडेंड, लेकिन डिवेंचर लोगों के केस में यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। प्रेफरेंस शेयर्स में प्लस होता है सीडीटी, लेकिन इसमें माइनस होगा टैक्स, इसमें डिविडेंड टैक्स होता है, इसमें नॉर्मल टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स होता है, प्लस आरपी माइनस आईपी डिवाइडेड बाय लाइफ होल डिवाइडेड बाय आरपी प्लस आईपी जगह ही नहीं डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100।
क्वेश्चन की उसका फॉर्मूला है। आरपी माइनस आईपी है ना, आरपी माइनस आईपी डिवाइडेड बाय लाइफ। नीचे क्या लिखे एक बार बोलिए। हाँ, नीचे में क्या लिखे हैं? आरपी प्लस आईपी डिवाइडेड बाय 2, आरपी प्लस आईपी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो के डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, के डी इक्वल टू इंटरेस्ट तो वही रहेगा 100 रुपये का 8%, 8 1 माइनस 0.2 सॉरी 0.3 प्लस आरपी। आरपी मीन्स रिडेम्पशन प्रोसीड, जब तुम वापस लौटाएगा तो कितना लौटाएगा, फेस वैल्यू कितना था 100, पोरोड देखो पोरोड कितना था 20%, मतलब जब तुम लौटाएगा तो कितना लौटाएगा 120, लौटाने के टाइम 120, तो आरपी की जगह कितना लिखेंगे 120 माइनस आईपी। आईपी मतलब इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना है 105, लेकिन तुम्हारे हाथ में कितना आएगा, देखो डिस्काउंट ऑन इशू कितना है 1, मतलब क्या हो गया, अच्छा इसको डिस्काउंट मत करो क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी है डिस्काउंट भी है, इसको ना फ्लोटेशन कॉस्ट लिख लो, फ्लोटेशन कॉस्ट लिख लो, अच्छा रहेगा। डिस्काउंट प्रीमियम दोनों एक साथ नहीं हो सकता। फ्लोटेशन कॉस्ट 1 रुपया। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तुम इशू कर रहा है और इशू करने के बाद तुम्हारे पास कितना है 105, लेकिन उस वहीं पे खर्च भी कितना होगा 1 रुपया, तो एक्चुअली तुम्हारे हाथ में कितना आ रहा है 104, तो यहाँ पे 104 होगा। आईपी मीन्स तुम्हारे हाथ में जो आ रहा है, हाँ सारा माइनस करने के बाद, डिवाइडेड बाय लाइफ, तो लाइफ कितना है 10 होल डिवाइडेड बाय 120 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ठीक से सॉल्व करो इसको कि कितना आएगा। एट, मेरे हिसाब से तो 6.43 आना चाहिए। हाँ वही है। मतलब राउंड ऑफ करेगा तो 43 हो जाएगा। कितना है 6.43। ठीक है, होमवर्क हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम ये पूरा का पूरा फॉर्मूला वगैरह अच्छे से देख के आना। ठीक है, डिवेंचर के बाद प्रेफरेंस शेयर्स कराएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के बाद कराएंगे लोन, तो ऐसे ही हो जाएगा, उसके बाद इक्विटी, उसके बाद जाके हम लोग सम्स करेंगे स्कैनर से। कैसे फॉर्मूला में होता है कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, मतलब एक बड़ा सा सम्स आएगा जिसमें से ये सब छोटा छोटा पार्ट है। अब ये छोटा छोटा पार्ट होने के बाद तो सम्स बनेगा बड़ा। एक साथ